नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि द वायर की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल राज्य के कुछ हिस्सों में घातक विनाशकारी गोला बारूद यानी मोर्टार बम के इस्तेमाल का समर्थन किया था और हिंसा अभी भी जारी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मणिपुर हिंसा की जाँच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए जाँच आयोग को एक ऑडियो फाइल दी गई है। दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की रिकॉर्डिंग है, जो अगर सही होती है तो 3 मई 2023 से प्रदेश में चल रहे गृह युद्ध में आधिकारिक मिलीभगत का सबूत मिलता है। 48 मिनट की रिकॉर्डिंग को बनाने वाले ने द वायर को सूचित किया कि ये एक बैठक में व्यक्तिगत रूप से की गई थी, जहां मुख्यमंत्री ने चल रही हिंसा में अपनी पक्षपातपूर्ण तरीके से शामिल होने का स्पष्ट रूप से संकेत दिया था। सूत्रों ने व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरे के कारण नाम ना छापने का दावा करते हुए द वायर को बताया कि यह सामग्री आयोग को भी सौंपी गई है। 7 अगस्त को कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में रिकॉर्डिंग के अंशों की एक कॉपी साझा की और बाद में इन्हें कई सोशल मीडिया हैंडल ने साझा किया। उसी रात मणिपुर सरकार ने एक बयान जारी कर इस बात से इनकार किया कि सुनी गई आवाज बीरेन सिंह की थी और कहा गया कि रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि द वायर ने बैठक में शामिल होने का दावा करने वाले कुछ लोगों से बात की। उन्होंने दावा किया कि आवाज वास्तव में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की है और उन्होंने उनकी मौजूदगी में रिकॉर्डिंग में सभी बातें कही थी। इनमें से कुछ लोगों ने बताया कि यही पूरा ऑडियो क्लिप गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड जस्टिस अजय लांबा की अध्यक्षता वाले जांच आयोग को सौंप दिया गया है। द वायर की रिपोर्ट में कहा गया है कि वो प्रमुख भागों को पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल ऑडियो के कुछ हिस्सों को रोक रहे हैं क्योंकि वो राज्य में व्यक्तियों की सुरक्षा पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं और व्यापक रूप से तनाव बढ़ सकता है। रिकॉर्डिंग मेइतीस और कुकीज के बीच जातीय हिंसा के सामने मुख्यमंत्री के रूप में बीरेन सिंह की भूमिका के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि क्या वो संवैधानिक कर्तव्य निभा रहे थे या वो अपनी मेइतेई नेता के तौर पर अपनी साख को चमकाने के प्रयास में थे। रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर मुख्यमंत्री की आवाज़ है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई बातचीत का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि चुपके से बम मारना है और शाह के आदेशों को ना मानने और उन लोगों को बचाने के बारे में डींगे मार रहे हैं जिन्होंने पुलिस से हजारों घातक हथियार ले लिए थे। द वायर ने जो ऑडियो पब्लिश किया है उनमें मुख्यमंत्री की हिंसा को बढ़ाने की इच्छा साफ दिखती है। हालांकि अमित शाह ने पिछले अगस्त में संसद में बीरेन सिंह का जोरदार बचाव करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री राज्य में जातीय संघर्ष को शांत करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। शाह ने कहा था कि हमने डीजीपी को बदल दिया, उन्होंने केंद्र के डीजीपी को स्वीकार कर लिया, हमने मुख्य सचिव बदल दिया, हमने जो मुख्य सचिव भेजा उन्हें उसे स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत तब पैदा होती है जब वो सहयोग नहीं करता है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ऑडियो क्लिप कुछ और बताती है। ऑडियो में बीरेन सिंह की कथित आवाज़ को यह कहते हुए सुना जा सकता है, जब अमित शाह आए तो उन्होंने पूछा, बीरेन जी, अरे तुम बम मारता है। बीरेन सिंह कहते हैं कि उस दिन के बाद से उन्होंने मुझे इस बम का इस्तेमाल करने की हिदायत दी थी कि मत करना। उन्होंने डीजीपी और सभी को बुलाकर हमें निर्देश दिया। ऑडियो में कथित तौर पर बीरेन सिंह कहते हैं कि शाह के जाने के बाद मैंने कहा चुपके से करना, खुला नहीं करना है। इन बातों का संदर्भ संभवतः 20 मई 2023 से शुरू होने वाली अमित शाह की 3 दिवसीय मणिपुर यात्रा का है। उस समय राज्य के डीजीपी पी डोंगेल थे, जो राज्य कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। डोंगल कुकी समुदाय से हैं। हालांकि इम्फाल में अभी भी सेवा में मौजूद एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने इस बात से सख्ती से इनकार किया कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने कमांडो को कुकी क्षेत्रों में बम का उपयोग करने का निर्देश दिया था। नाम ना छापने या नाम ना बताने की शर्त पर वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हिंसा के 2-3 दिनों के बाद गृह विभाग ने सारी जानकारी मुख्यमंत्री को देने का निर्देश दिया। हमने उस आदेश का पालन किया, इसलिए गृह मंत्री के रूप में वही थे जो सीधे मोर्चे पर बैठे लोगों को निर्देश दे रही थी। ऑडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री को मैतेई समुदाय के लोगों को पुलिस से हथियार छीनने और गिरफ्तारी से बचाने जैसी बातें हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राज्य के हथियारों को लूटने के तुरंत बाद गृह मंत्री शाह ने शीर्ष गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारियों और कम से कम एक मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सूत्र ने कहा कि उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति बहुत सख्त थे। गृह मंत्री ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर उन्होंने जल्द ही हथियार बरामद नहीं किए तो इसका असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़ सकता है। ये धमकी उन्हें उस बैठक में मौजूद सभी लोगों के सामने दी गई थी। हालांकि शाह की धमकी के बावजूद मुख्यमंत्री हथियार बरामद नहीं कर पाए और ऑडियो क्लिप में स्पीकर को कहते हुए सुना जा सकता है
कि वो राज्य विधानसभा के माध्यम से संभवतः विलेज गार्ड्स को हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और ये भी कि अगर राज्य पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है तो वो उसे संभाल लेंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो आवाज बीरेंद्र सिंह की बताई जा रही है वो बहुसंख्यक समुदाय के नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित करने की कोशिश करते हुए सुनी जा सकती है, जो कुकियों पर बम चलाने से भी गुरेज नहीं करती। ऑडियो में सीएम बीरेंद्र सिंह की कथित आवाज क्या क्या नहीं कहती। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले आपसी टकराव बढ़ता ही जा रहा है। अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की जन सम्मान यात्रा में काले झंडे दिखाए। भाजपा की जुन्नार प्रमुख आशा बुचाके के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक गुट ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जन सम्मान यात्रा के वहां पहुंचने पर उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद अजित गुट ने भाजपा से स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस तरह के व्यवहार से सहमत हैं। आशा बुचाके ने दावा किया है कि अजित गुट आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जुन्नार सीट पर अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा वो हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने आक्रामक रुख अपनाया। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। पुलिस के मुताबिक वो घर से भागकर पंजाब जाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग द्वारा पहचाने गए बस स्टैंड पर 3 ड्राइवरों, एक कंडक्टर और एक कैशियर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना पिछले सोमवार की है, लेकिन पुलिस कार्रवाई अब की गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिस बस में अपराध हुआ था उसे जब्त कर लिया गया है और महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए हैं। ये घटना तब सामने आई है जब नाबालिग को देहरादून के ISBT बस टर्मिनल पर अस्त व्यस्त हालत में पाया गया था। शुरुआत में किशोरी ने हालात का खुलासा नहीं किया, लेकिन जब उसकी काउंसलिंग की गई तो पता चला कि बस अड्डे पर एक खड़ी बस के अंदर कई लोगों ने उसके साथ रेप किया था। लड़की मुरादाबाद से पंजाब जाने की कोशिश कर रही थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से चंपाई सोरेन का एनडीए में स्वागत करूंगा। वैसे उनका एनडीए में आना इसके प्रमुख नेताओं की मर्जी पर निर्भर करता है। मुझे भी लगभग ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा था जो आज चंपाईदा के सामने है। जीतन राम मांझी ने चंपाई सोरेन के सीएम पद से हटने से जुड़े सवाल पर कहा कि अगर उन्हें कहा जाता तो निश्चित तौर पर वो सीएम पद से हट जाते। जबरदस्ती उनसे इस्तीफा ले लेना या उनके प्रोग्राम को रद्द करना उचित नहीं था। मैंने चंपाईदा से कहा कि आप साहसी आदमी हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें जोरों पर हैं। इस बीच झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी अलग अलग राज्यों से लोगों को लाकर यहां आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करती है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करती है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाज तो छोड़ो, ये घर तोड़वाने का काम भी करते हैं, पार्टी तोड़ने का काम करते हैं, आए दिन ये विधायकों को खरीदने का काम करते हैं। हेमंत ने कहा कि पैसा ऐसी चीज है कि लोगों को इधर उधर घसीटने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से लगातार जनता के बीच में खड़ी हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलों को कांग्रेस ने सोमवार को खारिज किया। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि ये सब मीडिया की अफवाह और अटकलबाजी है। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मैं निजी दौरे पर बेटी से मिलने आया हूं। महतो ने कहा कि आपने चला दिया कि 5-7 विधायक उनके साथ आए हैं, आप एक भी विधायक का नाम बता दीजिए, वो अपने व्यक्तिगत काम से आए हैं। उन्होंने कहा कि JMM और गठबंधन के चंपाई सोरेन समर्थित नेता रहे हैं। गठबंधन ने हमेशा उन्हें सम्मान देने का काम किया है। बता दें, इससे पहले चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा था कि इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया हूँ। PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इल्तिजा को अनंतनाग के बिजबेहरा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जाएगा। बिजबेहरा मुफ्ती परिवार की गृह सीट और गढ़ है। 37 वर्षीय इल्तिजा का ये पहला चुनाव होगा। पता चला है कि महबूबा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी आज दक्षिण कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने वाली है, जहां 18 सितंबर को मतदान होना है। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि हुड्डा की अगर बीजेपी से साठगांठ नहीं है तो राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करें। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तो हमारे 4-5 विधायक भी कांग्रेसी हो चुके हैं। अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने के करीब है। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही बीजेपी के खिलाफ
वोट करने का वादा कर चुके हैं। बता दें दुष्यंत चौटाला चुनाव नजदीक देख ऐसा कुछ हाल के दिनों में कर रहे हैं जिससे वो बीजेपी के खिलाफ दिखें। हालांकि कार्यकाल में बीजेपी के साथ सरकार चलाकर और उनमें डिप्टी सीएम बनकर मलाई खाने के बाद अब मुस्लिम नागरिकों के साथ फोटो ट्वीट करते हैं, पहलवानों की बात करते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि काफी देर हो चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री को बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार साल 2019 में सरकारी नौकरशाही में बाहरी विशेषज्ञों को लाने का तरीका लाई थी, जिसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। मोदी सरकार इसे फिर दोहराने जा रही है। इस बार लेटरल एंट्री के तहत सरकार का लक्ष्य संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट्स की भर्ती करना है। सरकार के फैसले के बाद विवाद छिड़ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। वीएसपी चीफ ने प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा कि इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके वो कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों के बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। लेटरल एंट्री पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है। उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि अगर भाजपा सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सपा प्रमुख ने मांग की है कि भाजपा सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले, क्योंकि यह देश हित में नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री स्कीम पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे बहुजन समाज के आरक्षण को छीनने वाली प्रक्रिया करार दिया है। साथ ही कहा है कि बीजेपी इसके जरिए संविधान को नष्ट करना चाहती है। राहुल ने कहा कि लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। केंद्र में शीर्ष सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए लोगों को भर्ती किए जाने के केंद्र के ताजा प्रयास पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यूपीएससी और संविधान को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। राहुल ने कहा कि यूपीएससी के माध्यम से पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करके आईएएस को प्राइवेट कर रही है। गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती इन सेवाओं में कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती करके एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। नौकरशाहों की भर्ती के लिए लेटरल एंट्री करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा करके एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन रही है। कांग्रेस के इस हमले पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस साफ तौर पर पाखंड कर रही है। इस अवधारणा को यूपीए सरकार ने ही विकसित किया था। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक साल 2005 में यूपीए सरकार के दौरान दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किया गया था। वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। इसी ने स्पेशलाइजेशन को लेकर एक्सपर्ट्स को भर्ती करने की सिफारिश की थी। मतलब मान सकते हैं कि मोदी सरकार कांग्रेस सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। उसके पास खुद का कुछ रोड मैप नहीं है। वो अगर लाए थे तो उसको पूरा करेंगे। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पहली बार हम टीएमसी सांसद की मांग का समर्थन करते हैं। हम भी ये मानते हैं कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के बीच कोई गठजोड़ था। बता दें, इससे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने एक एक्स पोस्ट के जरिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की थी। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने विरोध प्रदर्शन के तहत आज एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स 11 बजे से नई दिल्ली के निर्माण भवन के सामने ही ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एमयूडीए स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर
थावरचंद गहलोत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कहा, आप जानते हैं और जनता भी मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, दुनिया में मोदी जी जैसा कोई दूसरा नेता है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? उन्होंने आगे कहा, देश का हमारा नेता दुनिया का सबसे प्रभावशाली हो और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अच्छा काम हो रहा है। बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसे समय पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है जब राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कहा क्या जा रहा है, केशव खुद ऐसे बयान देते रहते हैं कि कुछ भी सही नहीं है, लेकिन अब तारीफ की है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि केशव मौर्य कुछ है ही नहीं, मुख्यमंत्री जी डांट देंगे तो वो चुप हो जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फोटो शेयर करते हुए रक्षाबंधन की बधाई दी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाई बहन के अटूट प्रेम एवं स्नेह के पर्व रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रक्षा का ये सूत्र आपके इस पावन रिश्ते को सदैव मजबूती के साथ जोड़े रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई बहन का रिश्ता उस फुलवारी की तरह होता है जिसमें सम्मान, प्रेम और आपसी समझदारी की बुनियाद पर अलग अलग रंगों वाली यादें, संग के किस्से, कहानियां व दोस्ती को और गहरा करने का संकल्प फलता फूलता है। उन्होंने कहा कि भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं, स्मृतियों के हमराही भी और संगवारी के खेवैया भी। आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या हिजबुल्लाह समूह अब सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पर हमला साधने का प्लान बना रहा है? क्या वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजरायली PM बेन्यामिन नेतन्याहू के आवास के पास हिजबुल्लाह का ड्रोन नजर आया, जिसके बाद सभी एजेंसियां हरकत में आ गईं। बताया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इसके लिए अलर्ट जारी किया था, जिसका दावा इजरायली मीडिया की ओर से कहा जा रहा है। एक ज़ायोनी न्यूज़पेपर ने बताया कि नेतन्याहू के आवास को लेबनानी हिजबुल्लाह के ड्रोन द्वारा फिल्माया गया था। इजराइल और लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के बीच इस समय काफी तनाव है। बीते महीने बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के बाद इजराइल लेबनान सीमा पर पूर्ण युद्ध छिड़ने का अंदेशा है। रक्षा एक्सपर्ट का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास मौजूद मिसाइल और ड्रोन की मारक क्षमता इतनी है कि अगर तनाव बढ़े पैमाने पर युद्ध में बदलता है तो वो गुट इजराइल के उत्तरी क्षेत्रों में तकरीबन 150 अरब डॉलर की आर्थिक, औद्योगिक, खाद्य सुविधाओं और संपत्तियों को नष्ट कर सकता है। ये बहस इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि इजराइल का बड़ा हिस्सा उसकी मिसाइलों के जद में है। स्पुतनिक इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की क्षमता इजराइल के आर्थिक केंद्र के लिए खतरा है, जो देश के उत्तर में है। यहीं से इजराइल का 80% अनाज उत्पादन, 70% डेयरी आपूर्ति और 40% मांस आपूर्ति होती है। हमास ने तेल अवीव बम हमले की जिम्मेदारी ली है और अधिक हमले करने का दावा किया है। हमास का कहना है कि उसने इसे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की आर्म्ड विंग उल कुद्स ब्रिगेड के साथ मिलकर अंजाम दिया था। कसम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि ब्रिगेड इस बात की पुष्टि करती है कि जब तक नरसंहार, नागरिकों का विस्थापन और हत्याएं जारी रहेंगी, तब तक कब्जे वाले क्षेत्र के अंदर ऐसे अभियान होते रहेंगे। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के जमीनी हमले को विफल कर दिया। भारी रॉकेट और मोर्टार हमलों का सामना करते हुए इजरायली सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्हें गंभीर नुकसान हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए कोशिशों को आगे बढ़ाने के मकसद से इजराइल पहुंच गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद ब्लिंकन इस क्षेत्र में 9वीं बार पहुंचे हैं। ब्लिंकन की यात्रा से कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इजराइल और हमास के बीच शांति स्थापित करने के लिए नया संशोधित प्रस्ताव पेश किया था। पिछले हफ्ते दोहा में शांति की कोशिशों के लिए की गई बातचीत के दौरान अमेरिका ने ऐसी आशा जताई थी कि युद्ध विराम के समझौते पर बात बन सकती है। हालांकि हमास ने युद्ध विराम के समझौते की कोशिशों को छलावा बताया था। हमास इजरायली सेना के पूरी तरह से गजा पट्टी को छोड़ने की मांग कर रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी में उत्साह देख और अपनी लोकप्रियता में इजाफा देख डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगी।
एक नए सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिका के लगभग आधे वयस्क यानी 48% हैरिस के बारे में बहुत या कुछ हद तक अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं। गर्मी की शुरुआत में ऐसे अमेरिकियों की संख्या 39% थी यानी कि 39, लिहाजा अब इसमें वृद्धि देखी गई है। बता दें उस समय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस में खराब प्रदर्शन के बाद जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी से हटाना पड़ा था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।